नमस्ते। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी फ्लेमिंगो बुक की सेकंड जो पोइम है कीपिंग क्वाइट, जिसके राइटर है पेब्लो नेरुंडा। तो ये हमें बहुत ही अच्छा संदेश देती है ये पोइम। तो चलो शुरू करते हैं पोइम के बारे में। तो अबाउट टू दी पोइट। तो ये जो पेब्लो नेरुंडा है ये 1907 से 1904 में क्या इनका बर्थ हुआ था और 1973 में डेथ। इज़ द पेन नेम ऑफ नेफ्टली रिकार्डो रियाइज बेसुएल्टो, हु वॉज बोर्न इन द टाउन ऑफ पारुल इन Chile. Nerunda's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. तो इसमें क्या बताया गया है कि जो पेब्लो नेरुंडा है इसको लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, जो कि 1971 में मिला था। और इनकी एक क्वालिटी भी होती थी कि वे हमेशा ग्रीन कलर की ही शायरी से लिखते थे। ठीक है, ये लिखा है ना। He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. In this poem, Nerunda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि क्योंकि जब भी वे कोई बुरी चीज़ देखते, सुनते या होते हुए देखते तो उनके मन में इच्छा होती थी कि हम हैं जो कि सब सुधर जाएं, और इसके मन में होप यानी उम्मीद होती थी कि वे सब चीज़ें इम्प्रूव होगी फॉर बेटरमेंट फॉर पीपल गुड। ओके। और ही ऑलवेज अस टू राइट इन ए ग्रीन इंक, इज राइटिंग आर वेरी सिंपल लैंग्वेज बट डिफ़िकल्ट यूज, ये जो कि अपनी पोएम में नहीं करते हैं, लेकिन इनके जो ब्यूटीफुल वर्ड होते हैं ना, ये ही पूरी पोएम को ब्यूटीफुल बनाते हैं। जैसे कि क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन हो गया, आत्मिक चिंतन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी तालमेल। इस प्रकार से ये अपनी पोएम को है जो कि अट्रैक्टिव बनाती है, यानी कि उनका जो मीनिंग निकलता है ना वो पूरी पोएम को शानदार बनाता है। ओरिजिनली ये जो पोएम होती है ना ये स्पेनिश जो लैंग्वेज है उसमें लिखी गई है, फिर इसको कन्वर्ट किया गया है इंग्लिश में, जिसे आज हम सब पढ़ ही रहे हैं। और इस पोएम का जो एथेंस है यानी जो मेन है वो इस बात पर बोली गई है कि जो इंट्रोस्पेक्शन यानी जब हम अपनी लाइफ में मतलब जो काम करने लगे रहते हैं, एक मैड रश है जिसकी वजह से हम अपने ध्यान ही नहीं देते हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो पॉइंट है जो है वो चाहता है कि हम लोग सोल सर्चिंग में रहें, यानी कि थोड़ी देर शांत एकांत में बैठकर, साइलेंस में बैठकर अपनी आत्मा को जाने और पहचाने। तो उसके बाद पोएम स्टार्ट होती है। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। तो इसका मीन ये है कि अब है जो कि पोइट है जो कि 12 तक बोलेगा और जो हम सब है वो गतिहीन हो जाएंगे, यानी हम सब नहीं है जो इस पोएम में जिसको वही कह रहे हैं वो सब। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। तो लैंग्वेज भाषा होती है, आर्म्स यानी हथियार होते हैं, और स्पीक बोलना। तो जो हमारे पोइट पेब्लो नेरुंडा है वह कहते हैं कि पृथ्वी है जो कि एक बार फिर किसी भी भाषा में नहीं बोलेंगे, अर्थात चुप रहेंगे, और हम है जो कि 1 सेकंड के लिए रुकेंगे और हम अपनी बाजुओं को भी नहीं हिलाएंगे। आर्म्स बाजू होती है आर्म, और आर्म्स का अर्थ वेपन्स भी होता है यानी हथियार। तो इट वुड बी एन एक्जोटिक मूवमेंट। एक्जोटिक का अर्थ क्या होता है बच्चों? विशेष। तो विदाउट रस, विदाउट इंजन, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। तो इसमें कवि कहता है कि वह जो कि एक विलक्षण क्षण होगा कि जब हम एकदम कीपिंग क्वाइट हो जाएंगे,
जिसमें न भाग दौड़ होगी, न इंजन चलेंगे, यानी न शोर शराबा होगा, और हम सब है जो कि एक अजीब वातावरण में अचानक साथ होंगे। उसके बाद पोइट है जो कि कहता है कि फिशरमैन वैसे नॉर्मल फिश का अर्थ होता है जो कि मछली होता है, और फिशरमैन यानी मछुआरा। इन द कोल्ड सी वुड नॉट आर्म्स वेल्स एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हैंड्स। इसमें जो पोइट है वो बताते हैं कि ठंडे समुद्रों में जो मछुआरे व्हेल मछलियों को नहीं मारेंगे। ये जो व्हेल है ये एक मछली का नाम है जो समुद्रों में पाई जाती है, ठंडे समुद्रों में, और न ही घायल करेंगे, न तो मछलियों को मारेंगे और न ही घायल करेंगे। नमक इकट्ठा करने वाला जो व्यक्ति है वह अपने घायल हाथों की ओर देखेगा, यानी जो पैसे होते हैं। सीधी सी बात है, यहाँ पर धन के लालच को दर्शाया गया है कि व्यक्ति कितना लालची है। उसके बाद दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वर्म्स। तो इसका मतलब है मैं जो चाहता हूँ कि उसे गलती से पूर्ण निष्क्रियता न समझ लिया जाए, यानी दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स विद गैस, वार्स विद फायर। ठीक है, और उसके बाद है जो कि वे लोग हैं जो कि हरे युद्ध की तैयारी करते हैं। हरा युद्ध है मतलब जो हरित क्रांति से संबंधित हो, और गैस और आग से लड़े जाने वाले युद्धों की है जो कि तैयारी करते हैं। उसके बाद वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। तो शेड मतलब छाया, डूइंग नथिंग होता है कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। और इसका मतलब ये होता है कि ऐसे युद्ध जिनमें विजय तो होती है किंतु कोई भी जीवित नहीं बचता, ठीक है ना। और ऐसे लोग स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे, ऐसे लोग क्लीन क्लॉथ स्वच्छ जो वस्त्र होते हैं वह धारण करेंगे तथा अपने बंधुओं के साथ छाया में टहलेंगे, यानी उनके खिलाफ मतलब कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। डूइंग नथिंग। वॉट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड। तो हमें जो कि मतलब एक प्रकार से निष्क्रियता में नहीं आना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। विद टोटल इनएक्टिविटी, पूरी जो हमारी में चाहता है, यानी वो कवि है जो कि चाहता है कि गलती से पूर्ण निष्क्रियता है वो कि न समझ ली जाए। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। तो नो ट्रक विद का अर्थ होता है कोई भी लेना देना नहीं है। ये जो कि एक पूरी फ्रेज है, नो ट्रक विद, इंग्लिश फ्रेज, जिसका अर्थ होता है कोई भी लेना देना न होना। तो इसका है जो कि ये बनता है कि जीवन का जो है ना वो उद्देश्य है वह तो है ही, पर मुझे मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। यानी जो जीवन का हमारा उद्देश्य है ना वो उद्देश्य हो भले ही, पर मृत्यु से मतलब घबराना नहीं है, क्योंकि उद्देश्य पूरा तभी होता है जब हमें उसका डटकर सामना करते हैं। तो इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग ourselves and of threatening ourselves डेथ। तो सिंगल माइंडेड यानी मतलब एकाग्रता। सिंगल माइंडेड का अर्थ क्या होता है? एकाग्रता, यानी एक लक्ष्य रखने वाला। और इंटरप्ट का अर्थ होता है किसी कार्य मतलब कार्य को रोक देना या उस कार्य में बाधा पहुंचाना या रुकावट डालना। उसके बाद होता है थ्रेटिंग। थ्रेटिंग का अर्थ होता है बच्चों खतरे में डालना या फिर खतरा होना। तो इसका ये अर्थ होता है कि अगर जीवन को चलाते रहने का ये हमारा जो एकमात्र लक्ष्य है ना वो ही होना चाहिए। हम केवल एक बार जो है कुछ न
करके देखते तो शायद एक विशाल शांति उस उदासी को भंग कर देती है जो अपने आप को कभी न समझने तथा अपने को मृत्यु के खतरे में डालने के कारण पैदा होती है। ठीक है ना। तो उसके बाद है परहेप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। तो शायद परहेप्स का अर्थ क्या होता है? शायद। तो शायद है जो कि पृथ्वी हमें क्या है ये सिखा रही है। पोइट क्या कहता है कि शायद पृथ्वी हमें ये सिखा रही है कि जब सब कुछ मृत प्रतीत होगा, लाइक ए डेड, लाइक सीम्स टू डेड, तो क्या होगा? बाद में है हम जीवित सिद्ध होते हैं। ठीक है ना। यानी जो हमारी आत्मा है वो जीवित सिद्ध होती है, यानी हमारे अच्छे कर्म। नो आई शैल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो जो अंतिम पंक्ति में है जो कि पॉइंट ये कहता है कि अब मैं क्या करूँगा? 12 तक गिनती बोलूँगा या गिनूँगा और आप सब चुप हो जाएंगे और मैं चला जाऊँगा। तो आपको एक बात पे ध्यान में रखनी है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर होते हैं उसमें इस पोइम से यानी पोइम कीपिंग क्वाइट से ये जो लास्ट स्टेंजा जो बनता है परहेप्स द अर्थ से लेकर आई विल गो तक, ये स्टेंजा आने की पूरी संभावना रहती है। तो मोस्टली मतलब ये आता ही है, तो आप अच्छे से इसे पढ़ें, इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करें। तो अब हम देखेंगे कि इस पोएम में है जो कि कौन कौन से पोएटिक डिवाइस या टर्म्स यूज हुए हैं, यानी कि जो लिटरेरी टर्म्स यूज हुए हैं वो देखेंगे। तो इसमें जो हमारा पहला लिटरेरी टर्म है वो यूज हुआ है इसमें कोल्ड सी में। कोल्ड सी में लिटरेरी टर्म इमेजिनरी। इमेजिनरी का देखो क्या मतलब होता है कि पोइम में है ना तो कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज हुआ है जो हम इमेजिन कर सकते हैं और जिनको सिर्फ उनके लिखने से आप इमेजिन करने लगोगे कि अच्छा ऐसा हुआ होगा। तो इस पोइम में है वर्ड यूज हुआ है कोल्ड सी। तो आप मतलब एक प्रकार से फील कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो कि जो बर्फ़ का पानी है, सी है, बिल्कुल ठंडा है, बड़ा है, उसमें व्हेल मछलियाँ हैं। ठीक है। तो ये इमेजिनरी है जो हमारा लिटरेरी टर्म यूज हुआ है। सेकंड हमारा यूज हुआ है इस जो है हमारा इसमें विदाउट रस और विदाउट इंजन। तो इसमें क्या होता है कि रिपीटेशन होता है। रिपीटेशन की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि दी रेफरेंस ऑफ ए वर्ड ऑफ अ फ्रेज यूज टू क्रिएट विदाउट फ्रॉम दी पोइम। यानी जब किसी शब्द को या लाइंस को आप पोइम में दोहराते हो ताकि पोइम में जो एम्फेसिस यानी उस बात की अर्जेंसी पता चले। तो उस की अर्जेंसी मतलब कि ये बात हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और उस इम्पोर्टेंट बात को आप 2 या 3 बार या फिर मतलब 2 से ज़्यादा भी आप उस बात को रिपीट कर देते हो तो उस लाइन को पोइम में यानी इस वाक्य में यानी विदाउट रस विदाउट इंजन। ठीक है। तो यहाँ पर है जो जब कोई रस नहीं है, कोई इंजन नहीं है, यानी रस का मतलब होता है भाग दौड़, तो भाग दौड़ नहीं है, कोई इंजन नहीं है, कोई शोर शराबा भी नहीं है, फिर भी यहाँ पर क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है। तो इसके अंदर रिपीटेशन है जो हमारा लिटरेरी टर्म है उसका यूज हुआ है। तीसरा हमारा यूज हुआ है इस वर्ड वाक्य में, इस स्टेंजा में, जैसे कि हिज हर्ट। ये दोनों क्या है बच्चों? ये दोनों है कॉन्सोनेंट साउंड। तो इसमें क्या होता है? अलिट्रेशन होता है जो कि वोवल साउंड है ना। वोवल साउंड हमारी कितनी होती है? 5 होती है, ए ई आई ओ यू। वोवल साउंड के अलावा जितनी भी कॉन्सोनेंट साउंड है वर्ड है तो वर्ड है जो कि किसी भी लाइन में जब 2 शब्द यानी 2 या 2 से ज़्यादा भी आ सकते हैं तो 2 शब्द फर्स्ट लेटर साथ में दिए हो तो दोनों के जो फर्स्ट लेटर्स हैं वो अलिट्रेशन है। जैसे कि यहाँ पर है हिज और हर्ट, दोनों एच से स्टार्ट हो रहे हैं दोनों, तो इसमें अलिट्रेशन है। एक यहाँ पर वी वुड में वी और
वुड, वी में भी डब्ल्यू है और वुड में भी डब्ल्यू है, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा लिटरेरी टर्म यूज कौन सा हो गया, अलिट्रेशन। चौथा हमारा कौन सा है, चौथा हमारा लिटरेरी टर्म यहाँ पर यूज हुआ है, देखो यहाँ पे हमारा यूज हुआ है एंथेसिस। तो इसका अर्थ होता है कि जब मतलब दो बातें एक ही लाइन में बोली गई हो, दो बातें कौन सी, अलग अलग अर्थ प्रकट करने वाली, ओपोजिट, तो और दोनों बातें क्या हो, एक दूसरे से भिन्न हो यानी अलग अलग हो, तो वो कंट्रास्ट है और उसे एंथेसिस कहते हैं। तो पोएम में यूज हुआ है यहाँ काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो यहाँ पर क्या हुआ है काउंट, और यहाँ पर है जो कि पोइट पेब्लो नेरुंडा है वो कुछ एक्टिविटी करने को कह रहे हैं, यानी पहले तो गिनने को कह रहे हैं 12 तक और बाद में अगले ही पल एकदम शांत रहने के लिए बोल दिया गया है। तो एक ही लाइन में जो कि एक दूसरे के ओपोजिट हो वो वैसे वर्ड आए तो उसे एंथेसिस कहते हैं। तो ये पोएम हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है और आगे से कंटिन्यू मतलब आप रखना। ये जो स्टेंजा है लास्ट स्टेंजा पोएम का क्या है, लास्ट स्टेंजा, इसको आप है ना अच्छे से याद कर लेना, ये बोर्ड के एग्ज़ाम में आने का ना पूरी संभावना रहती है। तो गुड एंड डन दी पोएम।